हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सचिन सर दिस साइड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी ब्लड के बारे में। हम लोगों ने ब्लड में आरबीसी पढ़ लिया था और बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे ब्लड के। ठीक है, हम लोग आज उसके आगे चलने वाले हैं। जैसा मैंने बोला था कि हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे ब्लड का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम ब्लड ही है। ठीक है, ये आपका ब्लड टॉपिक है और यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इज़ योर पार्ट 2 दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर WBCs। ये देखिए, आज हम लोग WBC के बारे में बात करेंगे कि WBC का बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, WBCs कितने टाइप के होते हैं, WBCs में जो अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं उनका क्या बॉडी में रेगुलेशन है, कैसे बॉडी को रेगुलेट करती हैं, क्या वो इम्यूनिटी से कोई लेना देना है इनका या कोई भी इम्यूनिटी से लेना देना नहीं है तो वो कैसे इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस करना ये है, वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, सारे पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे, कंठस्थ आपको सारी चीज़ें, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद हो जाएंगे। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर WBC में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ WBCs। जो हमारा मेन इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स हैं, देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है WBC। हमारा ब्लड पे ही एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन जो हमको वो पॉइंट रखने हैं, हमको वो पॉइंट याद करने हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो पहले आ भी चुके हैं, है ना। तो बस उसी का एक कंक्लूज़न देने की कोशिश की है यहाँ पर। पहला पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि दीज आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स बट आर ओनली 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। देखिए, WBC आपकी सबसे बड़ी ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल बोला है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी बॉडी की सबसे बड़ी सेल WBC है। Every word is having its meaning. WBCs are the largest blood cell, मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट। याद करिए, बताया था मैंने टेस्ट ट्यूब वाले डायग्राम में, तीन ही तरीके की सेल होती हैं, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स आपके ब्लड के अंदर। तो उन तीनों में सबसे बड़ी अगर कोई सेल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, WBC बोलेंगे। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें कि पूरे के पूरे ब्लड वॉल्यूम में WBC का वॉल्यूम कितना है, कितना ऑक्यूपाई करता है ये ब्लड का वॉल्यूम, तो इट ऑक्यूपाई ओनली 1% ऑफ योर ब्लड वॉल्यूम। आपके पूरे ब्लड का 1% ही केवल होता है WBC। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोगों के सामने, इट वेरीज फ्रॉम 4500 to 11,000 per mm³। मतलब WBC काउंट जो होता है वो 4,500 से 11,000 तक होता है। CBC की रिपोर्ट, लास्ट क्लास में ही बात की थी मैंने, CBC की रिपोर्ट आप लोग देखते हो तो वहाँ WBC काउंट सबसे ऊपर लिखा होता है, फिर अंदर बताता है कौन सी चीज़ कितनी है ना। तो वो 4,500 से 11,000 है। देखो एक चीज़ समझना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कभी भी काउंट नहीं पूछा जाता बेटा। कभी भी आपकी RBC का काउंट नहीं पूछेगा, कभी भी MCHC या MCV या MCHC नहीं पूछेगा। लेकिन हमको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप फार्मा के स्टूडेंट हो, आप एक तरीके से बॉडी के बारे में सब कुछ जानते हो। ये एक बहुत जनरल चीज़ है कि अगर WBC काउंट बढ़ गया तो क्या होगा, क्या नहीं हो सकता, क्या क्या मतलब हमारे दिमाग में शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं कि WBC बढ़ने से हमें क्या क्या बॉडी में नुकसान होने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको हीमोग्लोबिन बताया था, है ना, मेल फीमेल का अलग अलग होता है, ठीक उसी तरीके से है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा कि इट हैव इम्पोर्टेंट फंक्शन इन डिफेंस मैकेनिज्म एंड इम्यूनिटी। ये मतलब क्या बोल रहा है, WBC जो है आपका बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है। मतलब आपकी बॉडी की रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अभी हम आगे उसको भी देखेंगे। बस अभी आपको यहाँ ये समझना है कि अगर तीनों सेल्स में से कोई आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है दैट इज ओनली WBC, राइट। नेक्स्ट, WBCs अब देखिए दो तरीके की होती हैं। पहली जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट में आपकी तीन तरीके की हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नियोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये तीन तरीके के आपके ग्रेन्युलोसाइट हैं। इनका नाम ग्रेन्युलोसाइट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इनका जो शेप होता है उनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोला गया ग्रेन्युलोसाइट।
आगे बात करेंगे। ए ग्रेनुलोसाइट सेकंड टाइप है इनका, देखो ये दो ही टाइप के होते हैं, और ए ग्रेनुलोसाइट में आते हैं आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो यहाँ तक गाइज आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि WBC के दो पार्ट हो गए, आपको पता भी है, एक हो गया ग्रेनुलोसाइट और दूसरा हो गया ए ग्रेनुलोसाइट। जो दूसरा वाला है उसके अंदर दो ही आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और जितने भी फिल्स हैं वो सारे के सारे ग्रेनुलोसाइट में। देखो ऐसे याद कर लो, ग्रेन्यूल्स को फिल किया जाता है ना, टैबलेट बनाते हैं, टैबलेट में हम क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स को फिल करते हैं, तो बस इसी टेक्निक से याद कर लेना, ग्रेन्यूल्स में को टैबलेट में फिल कर रहे हैं, तो जितने भी फिल्स वाले हैं सब ग्रेन्यूलोसाइट में आ जाएंगे, जैसे न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको डे टू डे लाइफ में याद रखना है कि अगर WBC इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब इस रेंज से आगे जा रहा है, 11,000 से ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब एक इंडिकेशन डायरेक्टली डॉक्टर्स ये लगाते हैं कि या तो बॉडी में इन्फेक्शन है, या फिर ट्रॉमा है, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है ना, 21,000 पहुँच जाता है, 25,000 पहुँच जाता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि मैलिग्नेंसी तो नहीं है, कहीं कैंसर के चांसेस तो नहीं हैं, क्योंकि जनरली गाइस क्या होता है, कैंसर के केस में आपकी जो WBC काउंट होता है वो नीचे ही नहीं आता, हमेशा ऊपर ही रहता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जिसकी WBC काउंट बढ़ी हुई है तो मैं ये बोल दूँ भाई उसको कैंसर है, तो ऐसे नहीं डरना है। लेकिन हाँ, जिसकी WBC बढ़ी हुई है इसका मतलब भाई इन्फेक्शन बॉडी में ज़रूर है, किडनी में इन्फेक्शन होगा WBC बढ़ेगा, लंग्स में इन्फेक्शन होगा WBC बढ़ेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा WBC बढ़ेगा। तो समझ रहे हैं ना, WBC एक तरीके से इंडिकेटर है कि बॉडी में इन्फेक्शन है, मतलब WBC आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, अब देखिए, अब मैंने आपको बात की थी वहाँ पर ग्रेनुलोसाइट्स की और ए ग्रेनुलोसाइट की। मैंने क्या बताया था गाइस, मैंने बोला था कि ग्रेन्यूल्स को टैबलेट में फिल कर रहे हैं, फिल का मतलब सारे कौन से आएंगे इसमें, फिल्स वाले आएंगे, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स। तो ये देखिए इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, कैसे बनते हैं, तो ग्रेनुलोसाइट के बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं ग्रेन्युलोपोइसिस। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा ब्लड के बनने के प्रोसेस को क्या बोलोगे, हीमोपोइसिस। समझ रहे हैं ना, टर्म्स को क्लियर करिए, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको क्लियर रखेंगे। तो ग्रेन्युलोपोइसिस का मतलब क्या हो गया, ग्रेन्युलोसाइट का बनना, राइट। अब क्या होता है, कैसे बनते हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले माइलोब्लास्ट, अब ये टर्म देखिए आ रहे हैं, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करिएगा। माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट का मतलब होता है कि ये आपकी इमैच्योर WBCs हैं। माइलोब्लास्ट का मतलब, फिर से बोल रहा हूँ मैं, माइलोब्लास्ट का मतलब होता है कि ये आपकी इमैच्योर WBCs हैं। क्लियर हुआ, दीज आर योर इमैच्योर WBC जो कि बोन मैरो के अंदर बनती हैं। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, ये माइलोब्लास्ट जो इमैच्योर WBC हैं ये कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, मैच्योर WBC के अंदर, और जिसको हम लोग बोलते हैं माइलोसाइट। क्लियर हुआ। सो माइलोब्लास्ट इज योर इमैच्योर WBC, दीज आर योर इमैच्योर, और माइलोसाइट जो है दीज आर योर मैच्योर WBC। क्लियर हुआ। तो दिस इज योर ग्रेनुलोपोइसिस। इस तरीके से ग्रेनुलोसाइट आपके बनते हैं, मतलब माइलोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है माइलोसाइट में। अगला पॉइंट, जो आपके WBC का नाम दिया गया है ना, जैसे WBC में भी हम किसकी बात कर रहे हैं गाइस, अभी ग्रेनुलोसाइट की। तो जो आपका ग्रेनुलोसाइट का नाम दिया गया है ना, ये दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डाई दे टेक अप व्हेन स्टेन्ड। मतलब जिस तरीके से जो हम इस पर स्टेनिंग करते हैं ग्रेनुलोसाइट पर, तो वो जिस तरीके की डाइज को टेक करती हैं, अपने ऊपर ले लेती हैं, उसी तरीके से हमने उसी के बेसिस पे उनका नाम रखा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आते हैं, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब देखेंगे उनके नाम क्यों पड़े हैं, सारी पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे स्नोफिल्स है, तो देखो स्नोफिल्स जो होता है, पहला पॉइंट तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो डाई है ये कैसी है, एसिडिक है या बेसिक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन बनता है। तो याद रखना दिस इज योर एसिडिक डाई। ठीक है, जो आपका स्नोफिल्स है, स्नोफिल्स आपकी एसिडिक डाई से बनता है, और कैसी एसिडिक डाई से बनता है, रेड कलर की। ठीक है,
कैसी एसिडिक डाई से बनता है? रेड कलर की। और जो डाई है उसका नाम क्या है? ईओसिन। ईओसिन डाई से आपका बनता है स्नोफिल्स। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपका अगला पॉइंट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है वो आपका एल्कलाइन इन नेचर होता है। देखो स्नोफिल्स कैसा हो गया? एसिडिक नेचर का। बेसोफिल्स कैसा हो गया? एल्कलाइन नेचर का। और एल्कलाइन नेचर का है तो यहाँ पर जो आपका कलर है वो कैसा होगा? मिथाइलिन ब्लू। ये आपकी डाई का नाम है, ठीक है। तो मिथाइलिन ब्लू आपका ब्लू कलर की डाई होगी। इसीलिए आप कहीं भी डायग्राम देखेंगे ना बेसोफिल्स का, वो हमेशा आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। ग्रेन्युलोसाइट है तो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे। और एक और चीज़ देखिए, मैं तो यहाँ बना देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये बेसोफिल्स है, ठीक है, ये बेसोफिल्स है, ये अंदर न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में इस तरीके से बहुत सारे ये ब्लू कलर का है। एक मिनट, इसको ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। हाँ ठीक है, हाँ। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मिथाइलिन ब्लू है, तो ब्लू कलर का मतलब ये देखिए इस तरीके से, ये ब्लू कलर मैंने लेके आ गया। ये ब्लू कलर का ये आपका ग्रेनुलोसाइट है बेसोफिल्स। ये आपका बेसोफिल्स में ये आपका न्यूक्लियस है, जो मैंने आपको एक कलर फिल कर दिया पूरा। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे ग्रेन्यूल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसलिए इनको नाम दिया गया है ग्रेन्युलोसाइट। ब्लू कलर की डाई है, कौन सी? मिथाइलिन ब्लू, इसलिए इसका नाम कौन सा आ गया है? बेसोफिल्स। क्लियर हो गया? और इसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन नेचर का है। क्लियर हुआ? अगला हमारा तीसरा आता है न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं जनरली वो कैसे कलर के होते हैं गाइस? वो होते हैं वायलेट कलर के, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये न्यूट्रोफिल्स हैं, वायलेट कलर आ गया। यहाँ भी इस तरीके से बाहर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ बोथ का मतलब क्या है? बोथ का मतलब ये है कि न्यूट्रोफिल्स आपके एसिडिक नेचर के भी हैं और आपके बेसिक नेचर की भी डाई को आप एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इसका कलर कैसा हो गया? वायलेट कलर का हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कलर अगर कोई भी आपसे पूछे तो वो किसके बेसिस पर है कि कैसी वो स्टेनिंग को अपने ऊपर ले रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमारा स्टार्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स से, ठीक है। जो भी मैंने बताया न्यूट्रोफिल से ही बात स्टार्ट करेंगे। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, दे आर फास्ट एंड एक्टिव स्कैवेंजर्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्वेजन। मतलब जब भी बॉडी में कोई बैक्टीरिया इन्वेड करता है, इन्वेड का मतलब होता है जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, बॉडी के अंदर आता है, तो सबसे फास्टली जो एक्ट करने वाले अगर कोई भी साइट्स हैं, कोई भी सेल्स हैं, तो दीज आर योर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अगला पॉइंट क्या है? दे हैव मल्टी लोब। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो मल्टी लोब्ड है। देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ इस तरीके से, 1 लोब और 2 लोब और 3 लोब, इस तरीके से ये न्यूक्लियस होता है। और ये जो बाहर है ये आपका साइटोप्लाज्म के ऊपर ये है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये आपका न्यूट्रोफिल्स है और ये आपका इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, मल्टी लोब्ड है, इसमें बहुत सारी लोब्स प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया न्यूट्रोफिल्स है, इसमें मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट है, दे रिमूव डेड सेल्स एंड डेब्रिस फ्रॉम डैमेज टिश्यू। मतलब कोई भी टिश्यू जो डैमेज हो जाता है ना, तो उसके डेब्रिस को बोलते हैं, उसकी खराब वाली जो पार्ट होता है जो कोई काम का नहीं बचा, या उसको डेड सेल्स ही बोल सकते हो, उसको वो रिमूव करता है न्यूट्रोफिल्स, है ना। अगला पॉइंट है, डैमेज्ड एंड इन्फेक्टेड टिश्यू chemotoxins are released and neutrophils migrate to infected area by diapedesis। कहना क्या चाह रहा है, पॉइंट समझेंगे। जब भी कोई हमारी बॉडी में टिश्यू डैमेज हो गया या फिर कोई इन्फेक्टेड हो गया, कोई भी टिश्यू हमारा इन्फेक्शन हो गया किसी टिश्यू में, तो होता क्या है कि वहाँ पर कीमोटैक्सिन्स रिलीज होते हैं। अब एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि कीमोटैक्सिस क्या होती है। जीपेट 2011 या 12 का पेपर देखना, पहला ही क्वेश्चन आया था कीमोटैक्सिस इज, ठीक है। इनामदार की बुक उठाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा, ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था जीपेट में जब ऑफलाइन हुआ करता था। कीमोटैक्सिस क्या होती है? तो कीमोटैक्सिस वो प्रोसेस होती है कि जब भी कभी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो WBC का माइग्रेशन होना, हम यहाँ पर किसकी बात करें? न्यूट्रोफिल्स की। वो भी क्या है? WBC का मेन सेल है, तो उसका माइग्रेशन होना एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन दैट इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। जो माइग्रेट करते हैं मीडिएटर, ऐसा नहीं है WBC माइग्रेट करेगी, मीडिएटर्स का माइग्रेट करना, कोई और मीडिएटर भी माइग्रेट कर सकता है ना। जो मीडिएटर माइग्रेट कर रहे हैं उसको बोलेंगे कीमोटैक्सिन्स। समझ में आ गया?
कीमोटैक्सिन्स। तो जब भी डैमेज्ड और तो इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं तो वहाँ पर जब कीमोटैक्सिन्स रिलीज होते हैं तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स आपके माइग्रेट करेंगे, न्यूट्रोफिल्स आपके माइग्रेट करेंगे कहाँ पर, जहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर। और इन्होंने एक प्रोसेस बता दी, उस प्रोसेस को बता दिया डायापेडेसिस। देखो डायापेडेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए इंटैक्ट आपकी ये कैपिलरीज हैं, ये इंटैक्ट कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये इंटैक्ट कैपिलरीज हैं, और यहाँ पर आपकी WBC है, इस WBC को ये इंटैक्ट कैपिलरी है आपकी, ठीक है, और इस WBC को इसको यहाँ पहुँचना है, इस जगह यहाँ पहुँचना है। तो WBC इंटैक्ट कैपिलरीज को क्रॉस करते हुए अपने साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे पहुंच जाए, इस जो जब इस जगह से पहुंचता है ना तो इसको बोलते हैं डायापेडेसिस, ठीक है। इस कैपिलरी को क्रॉस करके साइट पर पहुंचने को बोल रहे हैं डायापेडेसिस। तो डायापेडेसिस का मतलब समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बस उस मूवमेंट को बोला है इन लोगों ने। माइग्रेशन को बोल सकते हो, है ना, माइग्रेशन को भी आप डायापेडेसिस बोल सकते हो, लेकिन वो इंटैक्ट कैपिलरीज को क्रॉस करके जाए। तो ये हो गया आपका न्यूट्रोफिल्स का पॉइंट। तो एक यहाँ पे मेरा बताने वाला पॉइंट ये था कि जब भी, अब देखो कंक्लूजन समझो, जब भी कभी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो आपके न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट करेंगे एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसी को बोलते हैं कीमोटैक्सिस, और जिस जगह से होते हुए निकलते हैं तो उसको हम एक और टर्म दे सकते हैं डायापेडेसिस, राइट। आगे चलते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स करते क्या है, अब देखो जब उस जगह पहुंच गए ना ऊपर, तो वहां पर जाकर वो न्यूट्रोफिल्स जो आपका बैक्टीरिया है उसको एनगल्फ कर लेगा, और जिस प्रोसेस से एनगल्फ करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है बैक्टीरिया को खाना, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेना। गाइस यहाँ पर आपने एक और टर्म सुना होगा, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जल्दी बताइए, पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? हाँ, पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल ड्रिंकिंग को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, ठीक है। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, मतलब सीधी सी बात है, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो हम लोग टर्म पिनोसाइटोसिस यूज करते हैं और अगर आपका सॉलिड फॉर्म में है तो हम लोग फैगोसाइटोसिस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए गाइस। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट है कि लाइफ ऑन एवरेज कितनी होती है, तो 6 to 9 आवर्स होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर न्यूट्रोफिल्स की। अच्छा, क्वेश्चन आया था एम्स में, क्वेश्चन ये आया था कि WBC का हाफ लाइफ कितना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी कोई क्वेश्चन अगर बड़े एग्जाम में आ जाता है ना, एम्स हो गया, ESIC का हो गया, या रेलवे का हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपके रिपीट कर जाते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को मत भूला करो कि WBC का हाफ लाइफ पूछा गया था, तो WBC का मतलब वहाँ वो न्यूट्रोफिल्स का पूछ रहा था। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि इसका जो हाफ लाइफ होता है वो होता है आपका 7 आवर्स, ये आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। 7 घंटे का जो हाफ लाइफ होता है वो होता है आपका न्यूट्रोफिल्स का, WBC का, और जनरली हम इसमें काउंट करते हैं न्यूट्रोफिल्स का, बिकॉज आपका मेन जो फैगोसाइटोसिस करता है वो न्यूट्रोफिल्स ही कॉज करता है। अब आगे चलते हैं गाइस, न्यूट्रोफिल्स के बाद अगला आता है आपका स्नोफिल्स या इओसाइनोफिल्स, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आंसर सही होना चाहिए, बस मुद्दे की बात ये है। इओसाइनोफिल्स जो होता है तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि देयर रोल इज इन द एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स सच एज वर्म्स व्हिच आर टू बिग टू बी फैगोसाइटोसिस। मतलब अगर कोई भी पैरासाइट इतना बड़ा है कि वो फैगोसाइटोसिस नहीं हो सकती, तो उनको एलिमिनेट कराने के लिए हमारे पास न्यूट्रोफिल्स नहीं होते, कौन से होते हैं, स्नोफिल्स होते हैं, इओसाइनोफिल्स होते हैं। पहला पॉइंट, बड़े बड़े पैरासाइट को एलिमिनेट कराने के लिए हम यूज करते हैं स्नोफिल्स। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपसे बात की थी, न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा था, मल्टीलोब्ड था, लेकिन अगर हम लोग स्नोफिल्स में आते हैं तो यहाँ का जो न्यूक्लियस होता है वो आपका बाइलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, समझ में आया ना। स्नोफिल्स में 2 लोब्स होती हैं और आपका न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लोब प्रेजेंट होती हैं। अगला पॉइंट ये है, इट ऑल्सो फाउंड एट अ साइट ऑफ एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, हियर दे प्रमोट टिश्यू इन्फ्लेमेशन। बहुत बढ़िया पॉइंट है, मतलब जब जब आपको एलर्जी होगी, जब जब आपको छींकें आएंगी, जब जब आपको स्नीजिंग होगी, जब जब आपकी नाक में से पानी बहेगा, जब जब आपको कोल्ड होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, वीजिंग होगी, जब आप ब्लड का टेस्ट कराओगे ना तो हमेशा देखना आपका स्नोफिल्स काउंट हाई होगा।
कितना होता है याद नहीं करना, पर जनरल नॉलेज के लिए याद रख लो, 0 to 2 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। आपके जीपेट में हालांकि चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन हमें नॉर्मली याद रखना है। लेकिन जब वीजिंग होती है, जब बहुत ज़्यादा हमें स्नीजिंग होती है, उस कंडीशन में 11 से लेकर 12 तक पहुँच जाता है। तो इस्नोफिल्स काउंट बहुत ज़्यादा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एलर्जिक कंडीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल है इसका मतलब आपको अगर 0 से 2 के बीच में है, मतलब बड़े बड़े पैरासाइट को ये हटा सकता है। 0 अगर बिल्कुल ही 0 है, इसका मतलब तो इस्नोफिल्स आपका मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिवली इम्यूनिटी आपकी वर्क नहीं कर रही है ना। तो ये हो गया आपका इस्नोफिल्स का पॉइंट। आगे चलते हैं, अगला आता है आपका तीसरा बेसोफिल्स। मैंने आपको बताया था अभी हम ग्रेनुलोसाइट की बात कर रहे हैं गाइस, याद रखेंगे। ग्रेनुलोसाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी, ग्रेनुलोसाइट के अंदर न्यूक्लियस छोटा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। न्यूक्लियस के लोब्स प्रेजेंट होते हैं, वो मल्टी लोब भी हो सकता है, वो बाई लोब भी हो सकता है, ट्राई लोब भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स में हमारा पॉइंट क्या है? बेसोफिल्स में पहला पॉइंट है इट कंटेन्स साइटोप्लाज्मिक, भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट कंटेन्स साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स पैक्ड विद हेपेरिन, हिस्टामिन एंड अदर सब्सटेंस दैट प्रमोट इन्फ्लेमेशन। समझेंगे बॉस क्या बोलना चाह रहा है? मतलब यहां पर साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स हैं वो पैक्ड रहते हैं, किसके साथ? हेपेरिन के साथ, हिस्टामीन के साथ, भाई बहुत बड़ा एलर्जन है हिस्टामीन, एंड अदर सब्सटेंस, वो सारे सब्सटेंस जो कि इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। मतलब अगर बेसोफिल काउंट बढ़ा हुआ है, डॉक्टर क्या बताएगा? बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? इनका जो न्यूक्लियस होता है वो या तो बाइलोब्ड होते हैं या फिर वो ट्राइलोब्ड होते हैं। समझ में आ गया? देखो न्यूक्लियस जरूर याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है? एलर्जेंटर्स जो होते हैं, मतलब जब भी कभी एलर्जन बढ़ेगा तो वो क्या एलर्जन आपकी बॉडी में जाएगा तो वो क्या काम करेगा? वो बेसोफिल कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मैंने पहली लाइन में ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। एलर्जेंटर्स का मतलब होता है जो एलर्जन होते हैं, जो एलर्जन को बढ़ाते हैं, ठीक है। एलर्जन को बढ़ाने वाली चीज़ें क्या है? जैसे कि आपको मान के चलिए खांसी हो रही है, आपने क्या किया? आपने कुल्फ़ी खा ली, आपने क्या किया? आपने कोई बर्फ़ खा ली, तो उससे क्या होगा? आइसक्रीम खा ली, उससे वो एलर्जेंटर्स का काम करेंगी, एलर्जन आपकी बॉडी में बढ़ेगा, ठीक है। अस्थमेटिक पेशेंट हो, आपने जाके एक दिन में जिम कर ली, बहुत ज़्यादा जिम कर ली, तो क्या होगा उस कंडीशन में? एकदम से आपको एलर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उससे आपका क्या होगा? बेसोफिल कंटेंट बढ़ जाता है। तो ये आपके बेसोफिल्स की बात हो गई। तो ये तीनों होते हैं आपके कौन से? ये तीनों होते हैं आप लोगों के ग्रेन्युलोसाइट। अच्छा, एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा, सर इस्नोफिल्स बढ़ गया तो इन्फ्लेमेशन, बेसोफिल बढ़ गया तो इन्फ्लेमेशन। आपने तो सर ये बोला था कि WBC जो होती है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, ये तो इम्यूनिटी को ख़राब और कर रही हैं। अरे तो भाई ये तभी ख़राब कर रही हैं ना जब ये रेंज से ज़्यादा हो गई हैं। मैंने क्या बोला था? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था अगर WBC काउंट बढ़ेगा आपकी ब्लड रिपोर्ट में तो कॉमन सेंस की चीज है कि आप लोगों की बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। क्लियर हुआ? तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। बेसोफिल्स बढ़ा मतलब काउंट ही तो बढ़ रहा है, इस्नोफिल्स बढ़ा मतलब काउंट ही तो बढ़ रहा है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स बढ़ा तो याद ही रख लेना। किसके चांसेस बताए थे मैंने बोला था अगर आपका 21,000 के आसपास पहुंच रहा है मतलब कैंसर तक के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में सेल्स बहुत ज्यादा बनती हैं, WBCs बनती हैं, बात करेंगे आगे, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आप लोगों का बेसोफिल्स। अब हम बेसोफिल्स के बाद आते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट पर। एक ग्रेन्युलोसाइट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक ग्रेन्युलोसाइट में एक ग्रेन्युलोसाइट में सबसे पहला है लार्ज न्यूक्लियस, मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हमने क्या बोला था? ग्रेन्युलोसाइट का न्यूक्लियस छोटा है, एक ग्रेन्युलोसाइट का न्यूक्लियस बड़ा है। सेकंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट में देखो, ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट, और ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या हुआ? ग्रेन्यूल्स। साइट का मतलब सेल, सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और ग्रेन्यूल्स मैंने कहां बताए थे गाइस? साइटोप्लाज्म में। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं ये जनरली 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। पहला पार्ट बोला गया मोनोसाइट और दूसरा पार्ट बोला गया गाइस लिम्फोसाइट। मतलब एक ग्रेन्युलोसाइट 2 तरीके के हो गए, एक हो गया मोनोसाइट और दूसरा हो गया आपका कौन सा? लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं। मोनोसाइट जो होता है ये सबसे बड़ी WBC है,
पहले तो मैंने ये बताया था कि WBC आपकी सबसे बड़ी सेल्स होती हैं। अब WBC में भी कोई बोला जाए तो सबसे बड़ी कौन सी WBC होती है? मोनोसाइट। सेकंड पॉइंट, सम सर्कुलेट इनटू ब्लड। कुछ WBC तो आपके ब्लड में सर्कुलेट करती है, और जो ब्लड में सर्कुलेट करती है वो आपकी एक्टिवली मोटाइल होती है, मतलब मूव करती है ना, और ये फेगोसाइटोसिस भी प्रोड्यूस करती है। लेकिन कुछ आपकी ऐसी होती है जो टिश्यूज़ में स्टोर हो जाती है मोनोसाइट जाके, और जो टिश्यू में स्टोर हो जाती है ना, वो बाद में आके डेवलप हो जाती है मैक्रोफेजेस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो टिश्यूज़ में आपकी स्टोर होती है वो बाद में डेवलप हो जाती है किसके अंदर? मैक्रोफेजेस के अंदर। अगला पॉइंट, जो दोनों तरीके की हैं, चाहे वो आपकी ब्लड में सर्कुलेट हो रही हैं, चाहे वो टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो रही हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं IL-1। व्हाट इज IL-1? दिस इज योर इंटरल्यूकिन 1। व्हाट इज IL-1? IL-1 इज योर इंटरल्यूकिन 1। अब देखिए यहाँ पर एक दिमाग में चीज़ आती है, ये इंटरल्यूकिन क्या है? इंटरल्यूकिन क्या है? मीडिएटर है। इंटरल्यूकिन क्या है आपका? मीडिएटर है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा इंटरल्यूकिन के अलावा साइटोकाइंस का नाम सुना होगा, ठीक है? साइटोकाइंस हुआ, इंटरल्यूकिन्स हुआ। तो इंटरल्यूकिन क्या होते हैं? इंटरल्यूकिन एक तरीके के बोल सकते हो आप कि दीज आर क्लास ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। इंटरल्यूकिन क्या है? इंटरल्यूकिन एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन्स की क्लास है जो कि WBC प्रोड्यूस करता है, जो कि आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने के लिए यूज होता है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं बोलूं तो इंटरल्यूकिन्स आर अ क्लास ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय WBC टू रेगुलेट योर इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं इंटरल्यूकिन। फिर वो कई तरीके के हैं, IL-1, IL-2, वो एक आपकी पूरी क्लास है, और ये एक तरीके साइटोकाइंस क्लास के अंदर आते हैं आपकी, वो मीडिएटर्स होते हैं, बात करेंगे आगे उसके बारे में। तो अब इंटरल्यूकिन जो होते हैं, ये दोनों तरीके के जो मोनोसाइट हैं, चाहे वो आपके टिश्यूज़ में स्टोर हों, मैंने ये पॉइंट ये बताया अभी, चाहे वो ब्लड स्ट्रीम में आपके सर्कुलेट कर रहे हैं, वो आपके प्रोड्यूस करेंगे क्या? इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 के बॉडी में भी कुछ फंक्शंस होते हैं, तो मैं कुछ फंक्शंस यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। पहला फंक्शन तो ये हो गया कि भाई इट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एसोसिएटेड विद माइक्रोबियल इन्फेक्शन। सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जब भी कभी आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो फीवर आता है कि नहीं आता है? हाँ बताइए सोच के। जब भी कभी आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है, किडनी में इन्फेक्शन हुआ मान के चलिए, तो पहले बॉडी में फीवर आएगा, वायरल फीवर बोलते हो, वायरल फीवर आ गया तो हो क्या रहा है भी उस टाइम पे मोनोसाइट बढ़ रही हैं तो आपकी इंटरल्यूकिन को बढ़ाएगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? इट स्टिमुलेट ग्लोबुलिन प्रोडक्शन ऑफ द लिवर। ये लिवर के ग्लोबुलिन प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है, मतलब लिवर के अंदर ग्लोबुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ T लिम्फोसाइट। अब देखो भाई ये क्या है? T लिम्फोसाइट को भी बढ़ा रहा है। लिम्फोसाइट की बात अभी हम आगे करने वाले हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर, है ना? तो ये आपके सारे के सारे मोनोसाइट के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। वीडियो को देखते रहिए बार बार, आपको सारी चीज़ें कंठस्थ याद हो जाएंगी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला है। मोनोसाइट के बाद आते हैं अब हम लोग, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम समझेंगे यहाँ पर। पहला ही पॉइंट मैंने आपको ऐसा बता दिया है जो जीपैट से रिलेटेड है। मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम को ही एक और नाम से जाना जाता है गाइस, जिसको बोलते हैं रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम। मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम। इस नाम से भी इस सिस्टम को हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट, कुछ मैक्रोफेज ऐसे होते हैं जो मोबाइल फेज में होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। मैक्रोफेज, एक मिनट, मैक्रोफेज मतलब कौन से? मोनोसाइट मैंने दो तरीके के बताए, एक जो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, दूसरा जो आपका टिश्यूज़ में स्टोर हो रहा है। जो टिश्यू में स्टोर हो रहा था वो आपका डेवलप हो जाएगा मैक्रोफेज में। अब मैक्रोफेज क्या बला आ गई भाई? मैक्रोफेज क्या बला है? चलिए देखते हैं, पहले पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट पढ़ते हैं फिर मैक्रोफेज देखेंगे। ये बोल रहा है कुछ मैक्रोफेज होते हैं जो मोबाइल फेज में होते हैं, और कुछ मैक्रोफेज होते हैं जो फिक्स होते हैं, है ना? जो कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड मैक्रोफेजेस आर, मतलब फिक्स्ड मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट हैं, पहले वो देख लीजिए। फिक्स्ड मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले साइनोवियल सेल्स इन जॉइंट। भाई इसको सबको नोट करते जाओ, ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। लग रहा है क्वेश्चन आ जाएगा, अंदर से गट फीलिंग आ रही है मेरी। गट मतलब इंटेस्टाइन होती है, ठीक है? चलो,
साइनोवियल सेल्स इन जॉइंट्स, मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट हैं फिक्स वाले? साइनोवियल सेल्स इन जॉइंट्स सबसे पहले। दूसरा कहाँ प्रेजेंट होता है? दे आर प्रेजेंट इन लैंगरहंस सेल्स इन द स्किन, डेड स्किन में प्रेजेंट होता है लैंगरहंस सेल्स, ठीक है, तो वहाँ पर हो गया आपका। तीसरा माइक्रोग्लिया इन ब्रेन, ब्रेन की माइक्रोग्लिया में ग्लायल सेल्स होती हैं, है ना, ब्रेन के अंदर ट्रिपल बी को में प्रेजेंट होती हैं, तो माइक्रोग्लिया इन ब्रेन में भी आपका फिक्स्ड मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। चौथा आपका हिपैटिक मैक्रोफेजेस इन द लिवर, जो कि प्रेजेंट होते हैं कफर सेल में। सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है गाइस, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते, सॉरी। नेक्स्ट इज एल्वियोलर मैक्रोफेजेस इन द लंग्स, बिल्कुल आपके लंग्स में भी जो एल्वियोलाई में होता है वहाँ भी मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिक्स मैक्रोफेजेस हैं, मोबाइल फॉर्म में नहीं होते, मूव नहीं करते। अगला साइनस लाइनिंग मैक्रोफेजेस रेटिकुलर सेल्स में प्रेजेंट, सेल्स के नाम पूछे जाते हैं, कफर सेल कहाँ है, ग्लायल सेल कहाँ है, लैंगरहंस सेल कहाँ है, साइनोवियल सेल्स कहाँ है, ठीक है, एल्वियोलर सेल्स कहाँ है। इसी तरीके से रेटिकुलर सेल्स कहाँ पर? स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, थाइमस ग्लैंड में। आगे बात करते हैं मेसेंजियल सेल्स, मेसेंजियल सेल्स तो भी पूछी जाती है, क्वेश्चन ये एपीएचजी के यहीं से तो बनते हैं, इसी पीपीटी से क्वेश्चन बन जाएगा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। मेसेंजियल सेल्स इन द ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी, किडनी का जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, किडनी में जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है वहाँ पर मेसेंजियल सेल्स होती हैं, वहाँ पर भी आपका मैक्रोफेज आपका प्रेजेंट होता है फिक्स्ड वाला। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन्स, ठीक है, बोन्स के ऑस्टियोक्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारी वो जगहें थी, ये वो प्लेस थी जहाँ पर आपके मैक्रोफेजेस फिक्स्ड वाले प्रेजेंट हैं। क्लियर हुआ? अब ये मैक्रोफेज है क्या वो देख लो, सामने आपके लिखा हुआ है मैक्रोफेजेस आर एक्टिवली फेगोसाइटिक देन द स्मॉलर न्यूट्रोफिल्स, छोटे छोटे न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना उनसे ज़्यादा एक्टिवली फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं मैक्रोफेजेस, मतलब मैक्रोफेजेस आपकी बॉडी की ज़्यादा अच्छे से रक्षा करते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स। मतलब जैसे मैंने एक बात बताई, देखिए इसी में आगे आ जाएगा, एल्वियोलर वाली शायद पॉइंट डाला है मैंने, हाँ, दे सिंथेसाइज एंड रिलीज साइटोकाइंस इंक्लूडिंग इंटरल्यूकिन 1, ये साइटोकाइंस को भी रिलीज करते हैं और इंटरल्यूकिन 1 को भी रिलीज करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? दे कैन वॉल ऑफ इनडाइजेस्टिबल पॉकेट्स ऑफ मटेरियल आइसोलेटिंग देम फ्रॉम द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, एक तरीके से ये इंसुलेशन का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एक तरीके से दीवार बना देते हैं ये, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे लंग्स है, मैं इस वाले पॉइंट को बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे लंग्स हैं तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जैसे टीबी बैसिलाई है, कहाँ चला गया, हाँ, टीबी बैसिलाई है, इट कैन बी सील्ड ऑफ इन सच कैप्सूल्स, मतलब मैक्रोफेजेस एक तरीके से, जैसे आपके लंग्स में मान के चलिए कोई बैक्टीरिया आया, टीबी का बैसिलस आया, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो होता है उस बैक्टीरिया को सील कर लेता है कैप्सूल्स के फॉर्म में, है ना। तो ये काम करता है आपका मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस एक तरीके से ज़्यादा अच्छा फेगोसाइटिक नेचर का होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रोफिल्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कौन सा? मोनोसाइट। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे जो है आपका लिम्फोसाइट। अगर लिम्फोसाइट के बारे में बात करें तो लिम्फोसाइट आपके छोटे होते हैं मोनोसाइट में, लेकिन इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है। मतलब मान के चलिए ये आपकी लिम्फोसाइट का डायग्राम है, ठीक है। ये आपका एक ग्रेनुलोसाइटोसिस है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस है, तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यहाँ पर ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो जो भी कुछ है आपका न्यूक्लियस में चल रहा है इस तरीके से, तो इनका जो न्यूक्लियाई है वो बड़ा होगा, लेकिन इनका साइज आपका मोनोसाइट से छोटा होता है। अगला पॉइंट है नॉन ग्रेनुलोसाइट है, हाँ भाई बता तो दिया। नेक्स्ट, इट इज प्रेजेंट इन ग्रेटर नंबर्स इन लिम्फेटिक टिश्यू सच एज लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। भाई लिम्फोसाइट कहाँ पाए जाएंगे? नाम से ही पता चल रहा है, या तो लिम्फ नोड्स में या फिर आपकी स्प्लीन में पाए जाएंगे। कहाँ? स्प्लीन में। अब देखिए जैसे ये बनते कैसे बता रहा हूँ, जैसे बोन के अंदर आपका ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, पीएससी इज योर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल ऑफ योर बोन मैरो एंड द प्रिकर्सर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपकी बनाती हैं लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोसाइट होता है आपका वो दो तरीके का होता है, एक होता है टी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है आपका कौन सा? बी लिम्फोसाइट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यूनिटी में गाइस, समझ लीजिए इस चीज़ को, बहुत अच्छे से स्टडी करना है आपको। लिम्फोसाइट आपका दो तरीके के कहाँ से बन रहा है? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से, बोन मैरो से भी बनता है, और आपका लिम्फोइड टिश्यू का जो प्रिकर्सर होता है वो भी डेवलप करता है लिम्फोसाइट को। ये दो तरीके का है, एक है
टी लिम्फोसाइट और दूसरा है आपका बी लिम्फोसाइट। अब हम बात करें सेल्स की, तो ये 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। टी और बी के अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। लिम्फोसाइट जो होती हैं, पहला हो गया नेचुरल किलर सेल, दूसरा हो गया टी सेल्स और तीसरा हो गया कौन सा, बी सेल्स। समझेंगे यहाँ पर जो टी सेल्स जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, पहली चीज। जो हमें बी सेल प्रोवाइड करा रही है उसको बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। गाइस सुनो, ये ह्यूमोरल है, ओ दिख रहा होगा ना, एक स्पेलिंग ये भी होती है HUMERAL, ह्यूमरल। ह्यूमरल का मतलब ये होता है, ये बोन टाइप की जो होती है ना, ये ह्यूमरस, कंफ्यूज नहीं होना है। ह्यूमरल ये अलग है। यहाँ ह्यूमरल का मतलब क्या है, यहाँ ह्यूमोरल का मतलब हो गया कि मैं बात कर रहा हूँ बॉडी फ्लूइड की, ठीक है। जब भी ओ वाली स्पेलिंग आ जाए ना तो दिमाग रख लेना बॉडी फ्लूइड की बात हो रही है, BF, राइट, बॉडी फ्लूइड की बात हो रही है। तो बी सेल से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो टी सेल से मिलती है उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और एडेप्टिव, 2 तरीके की, देखिए सामने आ गया। नेचुरल किलर सेल या तो इन्नेट और एडेप्टिव। इन्नेट मतलब होता है जो आपको बाई बर्थ मिलती है, और एडेप्टिव होता है जो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो नेचुरल किलर सेल्स आपको दोनों तरीके की प्रोवाइड कराता है, और जो आपकी टी सेल्स और बी सेल्स मीडिएटेड है, मतलब सेल मीडिएटेड और जो ह्यूमरल है, ये आपको एडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो ये 3 तरीके की आपकी लिम्फोसाइट होती हैं, आपकी नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, एक होती है टी सेल, एक होती है आपकी बी सेल। अब यहाँ थोड़ी सी हम बात टी सेल और बी सेल की करेंगे कि कैसे आपकी टी सेल और बी सेल बनती हैं और कैसे ये टी सेल और बी सेल्स आपके बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो गाइज बताया आपको, ये है आपका क्या, बोन मैरो, ठीक है। क्या है ये, बोन मैरो। बोन मैरो का होता है मैच्यूरेशन, और जब इनका मैच्यूरेशन होता है तो ये आपका मैच्यूरेशन के बाद बनाती हैं बी सेल्स, और क्या बनाएगी मैच्यूरेशन के बाद, दूसरा बनाती है मैच्यूरेशन के बाद टी सेल। मतलब बी सेल और टी सेल ये दोनों के दोनों आपकी बनती हैं बाय मैच्यूरेशन ऑफ योर बोन मैरो। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बोन मैरो के मैच्यूरेशन से ये दोनों तो हुआ, लेकिन बी सेल का मैच्यूरेशन कैसे, मतलब किस चीज़ का मैच्यूरेशन हुआ, बोन मैरो में मैच्यूरेशन हुआ तो बना बी सेल टी सेल। अब क्वेश्चन ये है कि जो बी सेल्स होता है वो बाय द मैच्यूरेशन ऑफ बर्सा, बी सेल किससे हैं, बाय द मैच्यूरेशन ऑफ बर्सा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बर्सा है ना, BURSA, ये ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। जब ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं है ये बर्सा, तो क्या होगा, ये देखिए, ये किसके थ्रू काम करेगा, गाल्ट और माल्ट। गाल्ट को बोलते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और माल्ट को बोलते हैं म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो बी सेल्स किसके थ्रू बनती हैं, गाल्ट और माल्ट ऑफ पेयर्स पैचेस। यहाँ मैंने लिखना भूल गया हूँ, PEYERS, पेयर्स पैचेस। ये टर्म आपका अगर आ जाए तो बस यहाँ पर नोट कर लेंगे कि पेयर्स पैचेस कुछ नहीं होता, एक तरीके का जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन होता है ना, जैसे इलियम है ना, तो उसमें एक तरीके का लिम्फेटिक टिश्यू का छोटा सा मास है, चाहो तो नोट कर लो, इट इज स्मॉल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू दैट इज फाउंड इन इलियम रीजन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। आई रिपीट, this is a small mass of lymphatic tissue that is found in ileum region of small intestine। तो गाल्ट और माल्ट जो होते हैं ये पेयर्स पैचेस में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपका बी सेल बनता है। और अगर मैं टी सेल की बात करूँ तो यहाँ पर किसका मैच्यूरेशन होगा, थाइमस का। किसका मैच्यूरेशन, थाइमस का। तो मैच्यूरेशन प्रोसेस से बनता है, बोन मैरो में बनता है बी सेल टी सेल, थाइमस के मैच्यूरेशन से टी सेल बन रहा है, गाल्ट और माल्ट के मैच्यूरेशन से आपका बी सेल बन रहा है। ये बर्सा से बनता था, लेकिन ह्यूमन के अंदर बर्सा प्रेजेंट नहीं होता। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ समझिए, ये गाल्ट और माल्ट और थाइमस का जो मैच्यूरेशन हुआ और जो आपका टी सेल बी सेल बना, ये डायरेक्टली चला जाता है आपका सर्कुलेशन में। कहाँ जाएगा ये, सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन का मतलब ब्लड स्ट्रीम में चला गया। सर्कुलेशन का मतलब आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया। दूसरी चीज़, ये आपका लिम्फ नोड्स में भी जाता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम के अलावा आपका लिम्फ नोड में भी चला जाएगा। टी सेल और बी सेल से जो आपका जो बना है ये आपका सर्कुलेशन में जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, और वहाँ से चला जाएगा लिम्फ नोड्स में। दूसरी चीज़,
अब यहाँ पर दो टर्म आते हैं, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ल्यूकेमिया जनरली जो एक तरीके के दोनों ही कैंसर हैं, ये समझ लीजिए, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, तो ये कहाँ कहाँ से जनरेट होते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है बोन मैरो और ब्लड स्ट्रीम में एक बार हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज जनरली जनरेटेड फ्रॉम योर बोन मैरो एंड योर सर्कुलेशन, दैट इज योर ब्लड स्ट्रीम, एंड योर लिम्फोमा दैट इज योर रिलेटेड टू योर लिम्फोमा दैट इज रिलेटेड टू योर थाइमस, माल्ट, नॉट गाल्ट, माल्ट एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, देखिए ये आ गया आपका। लिम्फोमा जो होता है वो जनरली आपका जनरेट होता है थाइमस से, ठीक है, थाइमस से, आपका माल्ट से और आपका लिम्फ नोड से। जो माल्ट से होता है उसको हम लोग माल्टोमा भी बोलते हैं, राइट। तो ये आपके दो टर्म है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। तो लिम्फोमा जनरली कहाँ कहाँ जनरेट होता है, थाइमस में, माल्ट में, और थाइमोटोमा थाइमस को बोलते हैं, माल्टोमा माल्ट से जनरेट होता है उसको बोलते हैं, और लिम्फ नोड्स मतलब लिम्फोमा। ये तीनों एक तरीके का टाइप ऑफ लिम्फोमा है। तो ये आपके टी सेल्स और बी सेल्स का मैंने मैचुरेशन बताया। अब यहाँ पर बात आती है कि टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में, कि अंडर माइक्रोस्कोपी टी सेल्स एंड बी सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड बाय फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, टी सेल और बी सेल को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये आप एक टेक्निक से करते हैं जिसको बोलते हैं फ्लो साइटोमेट्री। दूसरी चीज, इट डिटेक्ट्स क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन आईडी। अलग अलग तरीके की क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन आईडीज होती हैं। अब देखो समझना, क्लस्टर का लिया हमने सी और डिफ्रेंशिएशन का लिया हमने डी, और आगे आईडी हमने कोई सी भी बना दी। मेरे हिसाब से कनेक्ट कर रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नाम सुना है CD3 सेल, CD4 सेल, CD53, CD54, ये सब कुछ नहीं है। ये सब एक तरीके की टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनको हम लोगों ने यूनिक नेम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए आपके सामने आ गई। अगर नेचुरल किलर सेल्स हैं तो उसके लिए हमने यूज़ किया CD16 और CD56। मतलब नेचुरल किलर सेल्स जनरली हैव CD16 पॉजिटिव सेल्स एंड CD56 पॉजिटिव। टी सेल्स अगर हेल्पर हैं देन इट हैव CD3 पॉजिटिव एंड CD4। T cells cytotoxic means CD3 positive and CD8. B cells it generally have MHC3, CD19 and CD20 positive. तो ये जो बोलते हैं ना, अगर ल्यूकेमिया का पेशेंट है, राइट, बी सेल लिम्फोमा का पेशेंट है, टी सेल लिम्फोमा का पेशेंट है, तो ऑन्कोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहाँ हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि इन CD सेल्स का क्या रोल होता है। वहाँ पर ये CD सेल्स पॉजिटिव होती हैं, है ना, तो उनको कैसे ट्रीट करना है, तो वो ट्रीटमेंट में यहाँ बताना सही समझ नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि ब्लड का टॉपिक हमारा डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो ये हम लोग ऑन्कोलॉजी में पढ़ेंगे। बस ये समझना है कि जो टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से आई, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन आईडी है, तो इनके लिए किसके लिए क्या पॉजिटिव होता है, तो वो ये टेबल मैंने आपको दे रखी है। CD3, CD4, CD8 ये जनरली आपको टी सेल को रिप्रेजेंट करती है, MHC3, CD19, CD20 बी सेल्स को, और नेचुरल किलर सेल में CD16, CD56 आपका पॉजिटिव होता है। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट योर WBC के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन आपको जितनी भी आपको PPT में दी है, दिस इज़ एनफ। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे APHE पॉइंट ऑफ व्यू के, जितने भी टफ आएंगे इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, हो सकता है तो आप लोग फिर से मैसेज कर दीजिए। आई एम सॉरी फॉर डैट। आपके मैसेज एक बार ऊपर आ जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा उनको जल्दी से रिप्लाई करने का, राइट। डाउट जरूर आएंगे, डाउट जब आएंगे जब आप लोग क्वेश्चंस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, कोशिश करेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास को लेने की। सो अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर शेयर ज़रूर करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जो नीडी हैं, जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक के लिए धन्यवाद।